हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नम्रता शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। और आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और किस तरह से ये पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे दो सेंटेंस लिख लेने मीन्स दो टर्म लिखने जा रहे हैं। एक नंबर फर्स्ट आप लोग देखिएगा, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। और नंबर सेकेंड लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स, आप लोग ये दो टर्म देख रहे हैं, अर्थ क्रस्ट और लिविंग थिंग्स। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे आप लोग। एकदम धैर्य से बैठे रहिएगा और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक देख रहे हैं ये अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मीन्स जहां पर जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जिस सॉइल में, जिस मिट्टी में हम रह रहे हैं। और ये लिविंग थिंग्स मीन्स हम अपनी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी? अपनी बॉडी के बारे में, मीन्स लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या आप लोगों को मालूम है, जो ये अर्थ क्रस्ट जिन जिन केमिकल्स से, जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, क्या हमारा बॉडी भी, हम जो लिविंग थिंग्स, जो हम एनिमल्स या फिर पेड़ पौधों, इनका बॉडी भी इन्हीं सारी चीजों से मिलकर बना होता है? क्या आप लोगों को ये चीज पता है? जी हाँ, ये चीज सभी, चाहे वो सॉइल हो, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स हो, या इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, या फिर लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक मटेरियल हो, दोनों चीजों में सेम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सेम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी चीजें अर्थ में भी पाई जाती हैं और यही सारी चीजें लिविंग थिंग्स में भी पाई जाती हैं। लिविंग थिंग्स में भी यही सारी चीजें पाई जाती हैं। बट इसमें डिफरेंस कहां पे होता है? क्यों ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और क्यों हम नॉन लिविंग थिंग्स हैं? ये चीजें कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स में, क्या होता है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो अर्थ क्रस्ट से ज्यादा है। क्या है? अर्थ क्रस्ट से ज्यादा है। इसका कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो लिविंग थिंग्स में ज्यादा है। और इन्हीं कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस से हमारा बॉडी जो है वो लिविंग थिंग्स में क्रिएट हुआ है, लिविंग थिंग्स के रूप में बना हुआ है, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। अब यहां पे आते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग इत्मीनान से बैठिए, हर सारी एक एक पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों के लिए। अब हम मान लो एक सेल लेते हैं, कैसा भी एक सेल ले लेते हैं, मान लो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं ना। मान लो एक ये सेल है, लिविंग सेल हम लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाएंगे, इनऑर्गेनिक, और कुछ ऑर्गेनिक थिंग्स पाए जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिक थिंग्स पाएंगे। इन्हीं दो चीजों से मिल करके हमारी बॉडी बनी हुई है। एक सेल में कितने चीज प्रेजेंट होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं इनऑर्गेनिक, जैसा कि आज हम लोगों का जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। इन्हीं इनऑर्गेनिक मटेरियल को, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, इन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कुछ मेटल आयन वगैरह पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में पाए। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग थिंग्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इस ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है ये कार्बन कंपाउंड होता है। मेनली ये क्या होता है? कार्बन कंपाउंड होता है, जिसे हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। कार्बन कंपाउंड जिसे हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। और इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स से हमारी जो बॉडी होती है इसमें लिविंग थिंग्स जैसा, मीन्स हमारे अंदर जो क्रियाएं होती हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया,
कुछ मेंटेनेंस हो गया, हमारी बॉडी इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के प्रेजेंस में ये सारी क्रियाएं, जैसे हमारे अंदर जब हम भोजन करते हैं तो वो जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, मीन्स चाहे उपचय हिंदी में बोलते हैं उसको, वो क्रियाएं जो होती हैं कि बड़े मॉलिक्यूल्स से, मीन्स हम जैसे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, और प्रोटीन्स मान लो हम ले रहे हैं, उसको छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, ये इन्हीं कार्बन कंपाउंड यानी बायोमोलिक्यूल्स की वजह से होती हैं, इन्हीं की प्रेजेंस से हमारे बॉडी में ये सारी क्रियाएं होती हैं। अगर प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता, तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखते हैं। अब बात आती है कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है। अब यहां पे हम बायोमोलिक्यूल्स हेडिंग डालते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, इसको लिखते हैं, इसका थोड़ा सा हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स लिखाते चल रहे हैं, साथ साथ में आप लोग भी लिखते रहिएगा, जिसे आप लोगों को बाद में भी क्लास देखने के बाद भी एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। अभी हमने क्या बताया आप लोगों को कि बायोमोलिक्यूल्स कुछ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं की प्रेजेंस में मींस ये इन्वॉल्व किस में होते हैं, बॉडी के मेंटेनेंस में, बॉडी के मरम्मत में। मींस अगर जैसे सर्दियों में हमारा फेस, हमारा बॉडी जो होता है रूखा रूखा हो जाता है, उसमें से स्किन निकलने लगती है, ठीक है। वही चीजें गर्मी में क्या होता है, वो स्किन, उसका ऊपर का स्किन जो होता है वो चला जाता है और उसमें नई स्किन आ जाती है। तो ये सारी चीजें जो बॉडी का मेंटेनेंस है, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कार्बन कंपाउंड्स के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, कार्बन कंपाउंड्स के प्रेजेंस में। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कार्बन कंपाउंड के प्रेजेंस में। अब ये कार्बन कंपाउंड्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, और एमिनो एसिड्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, मान लो अब देखते हैं, जैसे एक सेल हमने लिया है, कई सारे ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये कार्बन कंपाउंड होते हैं। अब कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलके, जैसे एक सेल में, आप हम सेल पढ़ाएंगे तो आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर करवाएंगे। एक सेल में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे गाल्जी बॉडी हो गया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, और अगर प्लांट्स की बात ले लें हम तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो गया, राइबोसोम्स हो गए। ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाता है, एक सेल बनाता है। अब कई सारे सेल्स मिलकर के यहां से हम लिखते हैं, कई सारे सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू, जैसे हमने जब एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया है तो उसमें क्लासिफिकेशन के कुछ बेस बताए हैं हमने कि टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन उसी बेसिस पे किया गया है। तो इसी तरह से अब कई सारे टिश्यू मिलकर के क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे, ठीक है। अब ये कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लो हम डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं,
डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं। अब उसमें कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के काम करते हैं, जैसे हमारा ईसोफेगस हो गया, बक्कल कैविटी हो गई, ईसोफेगस हो गया और स्टमक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, लीवर्स वगैरह हो गए। ये सारे ऑर्गन्स एक ही ऑर्गन में एक ही फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इसी को हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। मीन्स कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम में एक मैनर में जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। अब कई सारे ऑर्गन्स, एक बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो ब्लड से रिलेटेड होता है। और ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड का फंक्शन होता है कि जो हम डाइजेस्ट किए रहते हैं, जो भी जो हमारे बॉडी के लिए जो कि आवश्यक तत्व होते हैं, उनको पूरी बॉडी में सर्व करना, वो चीज सर्कुलेटरी सिस्टम का काम हो गया। उसी तरह से हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। ये सारी चीजें एक सिस्टम, एक मैनर में जब काम करती हैं तो उससे एक बॉडी बनती है। क्या बनती है? बॉडी बनती है। बॉडी मीन्स जैसे ऑर्गेनिज्म या फिर इसी को हम स्पीसीज बोल देते हैं। स्पीसीज बोल देते हैं। ठीक है। अब कई सारे स्पीसीज, जैसे कई लोग मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम पॉपुलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। अब यहां से कई सारे पॉपुलेशन, ये इसी तरह आप लोगों का नोटबुक अपने इसी में एक मैनर में लिखिएगा। हम आपको समझाते चल रहे हैं, उसी तरह से आप लोग समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको हम कैसे ये एक छोटे लेवल से और बड़े लेवल तक ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब कई सारा पॉपुलेशन मिल करके, कई सारे पॉपुलेशन, जैसे एक पॉपुलेशन, कुछ लोगों का एक ग्रुप हो गया, वो पॉपुलेशन हो गया, कुछ लोगों का एक ग्रुप हो गया, वो पॉपुलेशन हो गया। कई सारे पॉपुलेशन मिल करके एक कम्युनिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी बना देते हैं। ठीक है। कई सारे पॉपुलेशन मिलकर के एक कम्युनिटी बना देते हैं। अब कई सारे कम्युनिटीज मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इकोसिस्टम को हम ले लें कि कोई भी इकोसिस्टम हो गया, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। पॉन्ड में कई टाइप की मछलियां, कई तरह के जीव जंतु, इंसेक्ट्स भी कुछ पाए जाते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, कुछ फिशेस भी पाई जाती हैं, उसमें कुछ पौधे भी पाए जाते हैं। तो वो कई कम्युनिटी हो गया, कई कम्युनिटी मिलकर के एक इकोसिस्टम बना रहा है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। और ये ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो गया। ग्रासलैंड में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं और कुछ ग्रासेस होती हैं, उसमें एनिमल्स भी होते हैं, कई तरह के एनिमल्स ग्रुप वाइज रहते हैं। तो ये सारे हो गए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसी तरह से इकोसिस्टम हो जाता है। और कई सारे इकोसिस्टम मिल करके ये पूरा बायोम्स बनाते हैं। मींस बायोम्स या फिर इसी को हम बायोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है। ये इस तरह से देख लीजिए आप लोग। तो ये अब इन सारी चीजों में किसका रोल है? बायोमोलिक्यूल्स का रोल है। ठीक है। यहां पे हम कर दे रहे हैं इसको। इन सारे प्रोसेस में किसका रोल है? बायोमोलिक्यूल्स का। अब हम आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में। अब हमने तो ये जान लिया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें आज हम देखेंगे। बायोमोलिक्यूल्स ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अब देखते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के होते हैं। और इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर, इनका साइज नापने के लिए एक यूनिट होता है, डाल्टन यूनिट। ये अप्रोक्सीमेटली 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन के होते हैं, जिसको हम माइक्रो बायोमोलिक्यूल कहते हैं। और मैक्रो बायोमोलिक्यूल मोर देन 10,000 डाल्टन के बने होते हैं। कितने? मोर देन 10,000 डाल्टन के। अब ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के। जैसे एमाइनो एसिड हो गया, एमाइनो
एसिड्स, एमाइनो एसिड्स। नंबर सेकंड हो गया कुछ मोनोसैकेराइड्स हो गए, कुछ मोनोसैकेराइड्स हो गए, मोनोसैकेराइड्स हो गए। नंबर थर्ड हो गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में ये न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। अब ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल, अभी नंबर 4 के बारे में अभी हम लोग बताते हैं, ठीक है, हम आप लोगों को बताते हैं। एमिनो एसिड, अब कई सारे एमिनो एसिड्स मींस एमिनो एसिड के पॉलीमर को, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, जब एक ही तरह के सब्सटेंस में से मिल करके एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स से मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक छोटा मॉलिक्यूल कई मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल का कई मॉलिक्यूल मिल करके जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, उसको पॉलीमर बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीमर बोल देते हैं। और एमिनो एसिड का पॉलीमर क्या हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन। अब ये इसका मींस वेट है, ये मोर देन 10,000 डाल्टन होगा। तो अमीनो एसिड से अब ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स आ जाएंगे। अब कई सारे मोनोसैकेराइड्स मिलकर के मींस पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, एसिड्स बनाते हैं। जैसे डीएनए आरएनए हो गया, डीएनए आरएनए, इसमें डीएनए आरएनए आ जाते हैं। अब नंबर 4 हम देख लेते हैं। नंबर 4 यहां पे आप लोग स्टार लगाइएगा, स्टार। नंबर 4 आ गया लिपिड, लिपिड। अब ये हमको इसको स्टार लगाने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे और फिर इसकी प्रेजेंस के बेसिस में, ये दो तरह का भी इसका प्रेजेंस भी हम आप लोगों को बताते हैं। लिपिड हो गया, ठीक है। अब ये लिपिड हम इसको ये प्रेजेंट कहां पे होता है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। और इसका जो है सिंपल सब्सटेंस होगा इसका फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ये टूटता है, ग्लिसरॉल में। अब इसे हम अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि लिपिड जो है वो एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं होता है। ये कैसा होता है, नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस। कैसा होता है, नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस, नॉन पॉलीमेरिक। ये कई सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर नहीं बना होता। इसका जो सिंपल फॉर्म होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। अब फैटी एसिड, कई सारे फैटी एसिड मिलकर के लिपिड नहीं बनाते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलकर के लिपिड बनाता है, ठीक है। ये इसलिए हमने इसको क्या बना, स्टार लगाया है। अब हम इसको, ये सारी चीजें तो हमने जान लिया कि बायोमॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बायोमॉलिक्यूल्स को एनालाइज कैसे करेंगे, केमिकल कंपोजिशन इसका किस तरह से हम निकालेंगे, इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे। तो एक हेडिंग डालिएगा, हाउ टू सेपरेट माइक्रो एंड मैक्रो बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स, ओके, हाउ टू सेपरेट माइक्रो एंड मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। अब हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, ये चीज हम जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहे प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, जैसे अपनी ही बॉडी का कोई टिश्यू हम ले लेंगे, कोई टिश्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टिश्यू, टिश्यू। हम एक सेल तो ले नहीं सकते, एक सेल लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। एक सेल को हम ऐसे नहीं अलग कर सकते, ठीक है। तो हम उसका एक टिश्यू लेंगे, ठीक है। अब टिश्यू को हम मोर्टार एंड पिस्टल में रखेंगे, मोर्टार एंड पिस्टल। मोटर पिस्टल आप लोग समझ रहे हैं, ये मान लीजिए जैसे एक बाउल की तरह होता है, ये ऐसे कूटने वाला, ठीक है, ये पिस्टल रहा। इसमें हम इसको रख लेंगे और इसमें हम एक एसिड डालेंगे,
क्या डालेंगे? ट्राइक्लोरो एसीटेट, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, या फिर इसी को हम ट्राइक्लोरो एसीटेट बोल देते हैं। Cl3CCOOH इसका फार्मूला हो गया। ट्राइक्लोरो एसीटेट डालेंगे और इसको मोर्टार और पिस्टल की सहायता से इसको क्या करेंगे? स्लरी सब्सटेंस बनाएंगे। मींस जैसे आप लोगों ने चटनी खाई होगी, चटनी की तरह इसका एक घोल बनाएंगे, एक सब्सटेंस, स्लरी सब्सटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्लरी सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, स्लरी सब्सटेंस। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे और उसका उसी के साथ, जैसे हम चटनी बनाते टाइम हम पानी डालते हैं, चटनी बनाते चटनी हम कैसे पीसते हैं? उसमें कुछ भी चीज, जैसे हम टमाटर ले लिए, अदरक मिर्ची जो भी हुआ उसको ले लिए, उसमें पानी डाल के उसको मिक्सी में हम चलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम कोई भी टिश्यू ले लेंगे, चाहे वो एनिमल का हो या फिर प्लांट का हो, उसमें हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल करके उसको एक स्लरी सब्सटेंस उसका बनाएंगे। अब स्लरी सब्सटेंस जब बनाते हैं हम, उसके बाद उसको क्या करेंगे? जैसे आप लोग चाय बना करके उसको, चाय को छानते हैं, उसको हम क्या करेंगे? एक छन्नी की सहायता से, पार्चमेंट पेपर हो गया, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे? उसको एक पॉट में छानेंगे, एक बीकर वगैरह ले लेंगे, इसमें छान देंगे। ठीक है, अब छानने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें तो इधर में छन के आ जाएंगी, जो उसमें एकदम घुली हुई चीजें होंगी वो इसमें छन के आ जाएंगी, और कुछ जो नहीं छन पाएंगी वो इसमें छन्नी में, इसके छन्नी में रह जाएंगी। अब इसकी बेसिस पे जो छन्नी के अंदर रह जाएंगी उनको हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैक्रो बायोमोलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल बोल देते हैं। और जो ये छन्नी की सहायता से इसमें ये छन के नीचे आ गई, बीकर में आ गई, इसको हम माइक्रो बायोमोलिक्यूल बोल देते हैं। माइक्रो बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। इसी को हम रिटेंटेट भी बोल देते हैं। क्या? रिटेंटेट मीन्स ये छन नहीं पाया, उसके ऊपर ही रह गया, इसको हम क्या बोल देते हैं? रिटेंटेट बोल देते हैं। और इसको हम बोल देते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मीन्स ये छन गया, जो चीज छन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोल देते हैं। और जो चीज उसके छन्नी में ही अंदर ही रह गई, वो छन नहीं पाई, उसको हम रिटेंटेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिटेंटेट बोल देते हैं। और इसी को हम एसिड सॉल्यूबल पूल बोल देते हैं। जो ये छन के आ गया है बीकर में, छन्नी की सहायता से जो छन गया है, इसी को हम एसिड सॉल्यूबल पूल बोल देते हैं। मीन्स ये एसिड में घुल गया है। एसिड सॉल्यूबल पूल क्यों बोलते हैं इसको? सॉल्यूबल पूल, पूल, ठीक है, एसिड सॉल्यूबल पूल बोल देते हैं। मींस ये एसिड में मिल गया है, एसिड में सॉल्यूबल है, ये एसिड में मिल जाता है, घुल जाता है, इसीलिए इसको एसिड सॉल्यूबल पूल बोल देते हैं। और इसको हम एसिड इन सॉल्यूबल पूल बोल देंगे। एसिड इन सॉल्यूबल, एसिड इन सॉल्यूबल मींस ये एसिड में सॉल्यूबल नहीं हो पाया है, एसिड में ये घुल नहीं पाया है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम माइक्रो और मैक्रो बायोमोलिक्यूल को हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। अब ये एक एक यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूल, पूल टर्म, जैसे हमने जो सेल बनाया था, मान लीजिए ये सेल बना दिया, और इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने बताया, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बताया। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम सेलुलर पूल बोल देते हैं। क्या? सेलुलर, सेलुलर पूल बोल देते हैं। ठीक है, सेलुलर पूल। और इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने अभी पहले ही बता दिया, क्या बोल देते हैं? बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल को हम कैसे अलग करते हैं, माइक्रो और मैक्रो बायोमोलिक्यूल में हम कैसे अलग करते हैं, ये चीज हमने यहां पे जाना अभी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे रिटेंटेट और सॉल्युबल की बेसिस पे हमने अमीनो एसिड, तो इसमें आ जाएगा, अमीनो एसिड कहाँ आ जाएगा? अमीनो एसिड कहाँ पे आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे, मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे, इसी में न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। और जो पॉलीसैकेराइड
और प्रोटीन और ये न्यूक्लिक एसिड, ये सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन एक बीच का बचता है जो अभी हमने लिपिड को जिसको स्टार लगाया था, वो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है? मॉलिक्यूलर वेट है उसका 800 डाल्टन है, अप्रोक्सीमेटली 800 डाल्टन है। फिर भी वो इस रिटेंटेंट में आएगा। किस में आएगा? रिटेंटेंट में आएगा। वो क्यों आएगा? आइए हम यहां पे समझते हैं। यहां पे हम लिखते हैं लिपिड। लिपिड्स, इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस के आधार पे on the basis of molecular weight, और एक on the basis of separation, on the basis of separation। इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और एक ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में ये एसिड सॉल्यूबल एसिड इसमें इनसॉल्युबल पूल में आता है, मींस ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल में आता है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल मींस इसको मॉलिक्यूलर के बेसिस पे ये आना चाहिए किसमें? माइक्रो बायोमोलिक्यूल में, बट ये आता कहाँ है? मैक्रो बायोमोलिक्यूल में। अब मैक्रो बायोमोलिक्यूल में क्यों आता है? ये सेपरेशन की जगह बेसिस पे मैक्रो बायोमोलिक्यूल में आता है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल। मैक्रो बायोमोलिक्यूल क्यों आता है ये चीज चलिए देखते हैं। जैसे लिपिड हो गया, लिपिड में दो पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, ठीक है। कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। एक इसको पोलर बोलते हैं, पोलर, और एक इसको नॉन पोलर बोलते हैं, नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? इस पोलर को हम हेड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? हेड, हेड। और इसको हम टेल बोल देते हैं, टेल बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका जो ये पोलर पार्ट होता है, मींस हेड जो होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मींस वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग। लेकिन जो इसका ये टेल होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक मींस ये वाटर से नॉन वाटर लविंग, मींस ये वाटर से डरता है, ठीक है। फोबिया, फोबिया का मतलब क्या हो गया? डरना। फिलिक मींस होता है, मींस फील करना, लविंग, लव करना, और फोबिया मींस हो गया डरना, किसी चीज से डरने को हम फोबिया बोलते हैं। जैसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जो लोग पानी से डरते हैं उनको उनके अंदर एक बीमारी होती है, वो हाइड्रोफोबिया से ग्रसित होते हैं। किससे? हाइड्रोफोबिया से ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो इस जो नॉन पोलर टेल होता है इसका, इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, और इसमें ये जो पोलर हेड होता है इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। अब यहां पे देखते हैं हम, ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। अब हमने जब इसको सेपरेट करने के लिए बायोमोलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल को माइक्रो और मैक्रो बायोमोलिक्यूल में सेपरेट करने के लिए हमने क्या डाला? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला। क्या डाला? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला, जिसमें वाटर प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? वाटर प्रेजेंट था। अब ये दो पोल में डिवाइड है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो जो ये हाइड्रोफिलिक है उसके लिए तो टेंशन नहीं है, वो वाटर में आसानी से रह सकता है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसका, वो वाटर में आसानी से नहीं रह सकता है। तो ये लिपिड क्या करते हैं? ये वाटर के उसे क्रिया से बचने के लिए ये क्या करते हैं? कुछ इस तरह से बेसिकल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बेसिकल। ये अपना जो पोलर पार्ट होता है, मींस हेड पार्ट होता है, वो पानी की तरफ कर लेते हैं, और जो ये नॉन पोलर पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वो अंदर कर लेते हैं, उसको ऐसे अंदर वो छुपा लेते हैं। इस तरह से ये वेसिकल्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या बना लेते हैं? वेसिकल्स, वेसिकल बना लेते हैं। ये ग्रुपिंग करके कि हम पानी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे ही। अब पानी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? जो अपना हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग पार्ट था, वो चारों तरफ कर लिया, पानी की तरफ कर लिया, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था, जो वाटर से नॉन लविंग पार्ट था, वो
अंदर कर लिया, उसको छुपा लिया। अब ये इस तरह से, लेकिन इस तरह से कर लिया इन्होंने, तो ये क्या हुआ, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो ज़्यादा हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये उस छन्नी से छन नहीं पाया और ये रिटेंटेंट में रह गया। किसमें रह गया? रिटेंटेंट में रह गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसीलिए इसको ये रिटेंटेंट में रह जाता है, रिटेंटेंट में रह जाता है, ठीक है? इसीलिए ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हमने बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन दे दिया है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास में हम बायोमोलिक्यूल के चारों पार्ट्स को, एमिनो एसिड और ये मोनोसैक्राइड्स और न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैक्राइड, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी लोगों को, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा।